हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज दिनांक हो गई है 14 अप्रैल और आप सभी ने यहाँ पे खबर देख ली होगी टीवी पे कि हमारे पास में जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है आगे की तरफ। तो आप सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी भी जो एग्ज़ाम है आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों ये जो खबर आएगी तो उसके बाद में अपन एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर कि हमारे एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी या फिर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। उसके ऊपर अपन पर्सनल वीडियो, लेकिन अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई भी आगे से मैसेज नहीं आया कि हमारे पास में कि एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपके पास मैसेज आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों हमारे पास देखो आसार बन रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए तो हमारे पास और भी थोड़ा टाइम अपन को मिल जाए तो अपन और भी थोड़ा जो सिलेबस है अपना 3 यूनिट है उनको थोड़ा और ढंग से अपन पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद में उनका रिवीजन भी कर लेंगे, मोस्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे अपन, ठीक है। वैसे तो टाइम अपने पास है अभी भी, अगर अपनी 10 मई को एग्ज़ाम होती है ना फिर भी अपने पास टाइम है कि अपन सिलेबस कर लेंगे 3 मिनट। उसके बाद में मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, लेकिन साथ दोनों का चाहिए भैया, ठीक है। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी आपके साथ साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखो आज आपको थोड़ी क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी, किसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आज की जो क्लास है वो मैंने लगाई है डिफरेंशियल इक्वेशन पर, अवकल समीकरण पर। बच्चों के कई कमेंट आए कि सर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पढ़ाइए। देखो यहाँ पे हमारे पास में 1 यूनिट मैंने पूरी करवा दी, किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब बात करते हैं हमारे पास में 1 यूनिट मतलब अपने पास है 16 नंबर का मैटर या 15 नंबर का मैटर मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, 15-16 नंबर का। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इसी प्रकार यूनिट नंबर सेकंड को भी आप पढ़ लेते हो ध्यान से तो आपके कितने नंबर हो गए, मतलब 24 नंबर पूरे पूरे हो गए आपके। तो 24 के ज़्यादा हो गए, 32 नंबर कर लिया आपने। लेकिन फिर भी क्या है कि देखो 1 यूनिट से अगर आप 4 क्वेश्चन के आस लगा के बैठे हो तो फिर आपके पास में क्या है कि देखो ऑप्शन रहते हैं कम। इसलिए अगर आपके पास टाइम है ना तो मैं आपको बोलूँगा कि 3 यूनिट कर लो आप मैथ में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे और फिर आपके नंबर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे अपन यूनिट नंबर सेकंड को आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है अपने पास में और इसी के साथ ये काफ़ी अच्छी यूनिट है, बड़ी तो है लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी यूनिट है। और यहाँ पे आप बताऊँ एक बात, डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात ये है कि हमारे पास में इसमें क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। मेथड सीख लिया, क्वेश्चन अपना आराम से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो भरमार है, मतलब आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा और अल्टीमेट क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन आते ही जाएंगे। मतलब क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, कितने करो आप, ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, चैप्टर का नाम है अपने पास अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी लाइव क्लास तो खैर नहीं चल रही, रिकॉर्डेड जो क्लास चल रही है अपनी उसको ले लीजिए। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, क्योंकि साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो फिर आपका इसमें भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि अवकल समीकरण को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे हल्के में ना लें अवकल समीकरण को, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी बुक है अपनी। और यहाँ पे देखो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कई बार कि हमारे पास में उन्होंने तैयारी कर रखी है, पहली तैयारी कर रखी है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन नहीं किया, तो गारंटी है इस बात की वो एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाएगा। उसको याद सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाथ की प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन की नहीं हो रखी है, तो वो आराम से एग्ज़ाम में फेल होने की उसकी गारंटी पूरी चांसेस हो हैं उसके। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे जाके ढंग से नहीं लिख पाओगे। और क्वेश्चन आपको पूरा आता भी होगा ना तो फिर भी आप उसको ढंग से पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके श्योर नहीं होंगे आप कि ये क्वेश्चन अपन सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो वो काम अपना करेंगे प्रैक्टिस से। तो अवकल समीकरण में पूरा जो काम रहने वाला है वो प्रैक्टिस का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे हमारे पास चैप्टर का नाम, अब क्या है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट थोड़ा आगे बढ़ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। तो वो तो अपन देख लेंगे, एक दिन में अपने पास आ जाएगा। अगर डेट बढ़ती है तो अपन मतलब टाइम पीरियड है उसको मतलब स्पीड उसको तेज़ कर देंगे, और अगर ठीक है मतलब कम कर देंगे, और अगर नहीं बढ़ती है तो अपन तेज़ कर देंगे, वही बात है। तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 क्या है, अचर अवगुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की। परिभाषा क्या कहती है हमारे पास में, परिभाषा ये कहती है कि एक अवकल समीकरण जो निम्न रूप की होती है, कैसी होती है भैया, डी एन वाई अपन में डी एक्स की पावर एन a1, मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में a1 हो जाएगा, उसके बाद में डी एन माइनस का 1 वाई अपन में डी एक्स की पावर एन माइनस का 1, फिर यहाँ पे एन माइनस का 2, यहाँ पे फिर हमारे पास में क्या जाएगा एन माइनस का 2, फिर डॉट डॉट चलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए एन माइनस का 1 डी वाई अपन डी एक्स प्लस में हमारे पास में ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। आपने फर्स्ट यूनिट को यदि ध्यान से पढ़ा हो, क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो,
अगर आपने फर्स्ट यूनिट को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे जो मेथड करवाया था, मैंने 5th नंबर का मेथड था शायद, रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण में मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार की कहानी रहती है। थोड़ी बहुत समझाई थी मैंने आपको कि हमारे पास में P मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू क्यू एक्स होता है, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस में P इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस प्रकार की कहानी रहती है। तो ये रेखिक अवकल समीकरण ही पढ़ रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए तो उसी प्रकार की कहानी अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं मैं कि हमारे पास में 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो वहाँ पे हमारे पास में चैप्टर नंबर इसमें एक और आता है हमारे पास में, तो चैप्टर नंबर 4 भी आता है शायद, तो लेकिन वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, वो तो कन्फर्म है, लेकिन अपन सिलेबस चेक कर लेंगे एक बार। अगर चैप्टर नंबर 4 भी होगा तो अपने पास उसको भी अपन कवर कर लेंगे, लेकिन अपन अथवा वाले पार्ट भी कवर करेंगे और उसका पहला वाला पार्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि अपन अगर अपन 2 यूनिट भी करते हैं ना, तो अगर 2 यूनिट को ढंग से कर लेते हैं फिर भी अपने नंबर पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि A1 A2 A3 है हमारे पास में, क्या है वो कांस्टेंट है। ये हमारे पास में क्या है A1 A2 A3 क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है, और ये सभी क्या है हमारे पास में अचर है। अब यहाँ पे हमारे पास में अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे देखो आपको समझने की बात है नहीं, एक बार बस आप इसको देख लो और उसके बाद में देख लो हमारे पास में A1 A2 A3 क्या है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस्ड तो आपको ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ गई होंगी, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत महसूस भी किया होगा कि अपन ने जो पिछली यूनिट पढ़ी थी उसमें कोई भी जैसे नया मेथड आता था, तो उससे क्या है कि आप जब परिचित होते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, लेकिन जैसे उसके अपन क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है ये तो कचरा मेथड है। तो वही बस वही कहानी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। तो हमारे पास में देखो इस अवकल समीकरण का अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करेंगे y इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे y क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, देखो आराम से समझाएंगे। देखो एक एक चीज़ को यहाँ पे हमारे पास में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अवकल समीकरण है y y y y y इज इक्वल टू क्यू एक्स, यानी कि हमारे पास जो सारे टर्म्स हैं वो सब किस में आ रहे हैं, वो हमारे पास में आ रहे हैं किस में, y में आ रहे हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास में जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो y इज इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या कहानी आ गई, CF प्लस में PI की। तो ये नई कहानी अपन पढ़ेंगे, मतलब ये यूनिट नंबर फर्स्ट से कहीं भी लिंक्ड नहीं है, मतलब ये क्या है कि फ्रेश यूनिट है एकदम। ठीक है, तो हमारे पास में y इज इक्वल टू CF प्लस में PI है। तो यहाँ पे बात आती है CF और PI क्या है। आपको केवल इतना समझ लेना है कि CF है वो पूरक फलन होता है, PI होता है वो विशेष समाकलन होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है CF और PI के बारे में। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि हमारे पास जो PI होता है वो डिपेंड होता है किस पे, RHS पे। यदि हमारे पास में RHS की वैल्यू अगर कुछ होगी तो PI की वैल्यू भी कुछ होगी, लेकिन अगर QX की वैल्यू, हमारे पास जो RHS में QX है उसकी वैल्यू अगर कुछ भी नहीं होगी तो हमारे पास में PI की वैल्यू भी कुछ नहीं होगी। और जो CF है वो डिपेंड करता है LHS पार्ट पर, जो हमारे पास में LHS पार्ट है इधर वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, तो ये कहानी हमारे पास में CF और PI की मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो हल में आपको मैंने बताया कि हमारे पास में यदि QX का मान 0 होगा ना, यदि LHS में जो हमारे पास वैल्यू है यदि QX अगर इसका मान 0 होगा तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी किसकी, PI की, जो PI की वैल्यू मिलेगी वो भी हमारे पास 0 मिलेगी। मैंने आपको साफ बताया कि जो डिपेंड करता है हमारे पास PI है वो RHS में जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो हमारे पास वैल्यू है तो हमारे पास में उसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट तो ये बनता है कि हमारे पास में QX का मान 0 होगा, और केस नंबर सेकंड ये बनता है कि हमारे पास में QS का मान 0 नहीं होगा। भाई दो ही केस बनेंगे, या तो QS 0 होगा या फिर उसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास उस कंडीशन में y बराबर CF प्लस में PI हो जाएगा, साफ सी बात है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में अवकल समीकरण का हल है जो कि अपन y इज इक्वल टू में लेकर आने वाले हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं CF और PI को ज्ञात कैसे करेंगे भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारे पास में थर्ड ए एक्सरसाइज है, हमारे पास में जो थर्ड ए एक्सरसाइज रहेगी उसमें केवल और केवल अपन CF का मान निकालना सीखेंगे। मतलब वहाँ पे हमारे पास में जो QX होगा, RHS वाला पार्ट होगा, वो हमारे पास में 0 होगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास में डिपेंड है किसके ऊपर, CF के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या सीखेंगे, इसमें अपन सीखेंगे CF का मान निकालना, कि आखिरकार CF का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो अभी जो मैंने आपको ऊपर अवकल समीकरण बताई थी, dny अपॉन में dx की पावर n प्लस में a1 और dn माइनस का 1 अपॉन में क्या है
डी एक्स की पावर एन माइनस का 1 प्लस में A2 डी की पावर में हमारे पास में एन माइनस का 2, ये हमारे पास में क्या है, एक अवकल समीकरण है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास में क्यू एक्स है। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y बराबर क्या है CF, मतलब अपन को CF की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो आप क्या करो कि y है हमारे पास में, उसमें कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो y हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद में देख लो अब y यहाँ पे आ जाएगा और QX हमारे पास इधर आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे चलें अब आगे चलते हैं, पेज को चेंज करते हैं भैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में क्या किया था, अपन ने y को बाहर ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में छोटा सा काम और करेंगे अपन, क्या करेंगे कि हमारे पास में जो डी अपॉन में डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब, ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है ना, उसको क्या मानेंगे अपन, देखो भैया सिंपल सी बात है, डी अपॉन डी एक्स को मान लेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मान लेंगे डी स्क्वायर, और डी क्यूब अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को मान लेंगे डी क्यूब। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास में कहानी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, एक छोटा सा काम किया अपन ने कि हमारे पास में जो वैल्यू थी उसको डी स्क्वायर डी क्यूब में बदल लिया। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है ना, जैसे हमारे पास में डी एन माइनस का 1 है, एन माइनस का 2 है, तो वहाँ पे अपन को डी की ऊपर वैल्यू लगा दी अपन ने, जहाँ पे 1 थी वहाँ पे 1 रख दी, 2 थी 3 थी, जो भी थी वहाँ पे रख दी वैल्यू। उसके बाद देखिए हमारे पास एन की, तो हमारे पास डी एन रख दी, बात बराबर है। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करा, तो यहाँ पे क्या आया, देखो हमारे पास डी की पावर एन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में A1 डी की पावर एन माइनस का 1, A2 डी की पावर एन माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास में क्या आ गया, y, यहाँ पे y कॉमन था ये हमारे पास में बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो y कॉमन था, तो हमारे पास में ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया QX, और ये इज इक्वल टू में था हमारे पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो भैया, अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे, कि हमारे पास में देखो ये डी की पावर में 1 2 3 4 था हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी की पावर में n है, डी की पावर n माइनस का 1 है, डी की पावर n माइनस का 2 है, इस प्रकार वैल्यू है। तो देखो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो अगर आप वैल्यू पुट करोगे n बराबर 1 2 3, तो वो की वैल्यू में आपको मिलती चलेगी। देखो 1 रखो तो हमारे पास में क्या जाएगा, देखो हमारे पास में क्या जाएगा, ये आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, उसके बाद में आप 2 रखोगे तो हमारे पास 2 माइनस का 1 आएगा। उसके बाद 3 रखोगे ना, तब आएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू रख दो, यानी कि हमारे पास वैल्यू एक एक कम मिलती रहेगी अपन को। आगे बात समझ में, तो ये कहानी ऊपर की अपन नीचे लिख दी। उसके बाद में देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हमारे पास सारे टर्म्स किस में है, डी में है, तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपन डी का फलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डी का फंक्शन कह सकते हैं। तो इसको अपन ने एफ ऑफ डी कह दिया। देखो इसको रटने की आवश्यकता आपको 1% नहीं है भाई, देखो बिल्कुल मत रटना, इसको याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, ओनली फॉर समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको चीज़ें अपने आप रट जाएंगी। इसकी गारंटी अपनी है, 100% गारंटी दे रहा भैया मैं यहाँ पे, 100% गारंटी आपको दे दी है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए आप तो बस देख लीजिए एक बार, उसके बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में ये फंक्शन किसका है, हमारे पास में डी का फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद में इज इक्वल टू ये वाई हमारे पास कॉमन लिया हुआ था ही, क्यू एक्स आ गया हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि हमारे पास जो एफ ऑफ डी है, क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ जो डी है वो क्या है, डी की पावर में एन प्लस में ये हमारे पास में ये अंदर की जो वैल्यू इसको लिख दिया, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू ये है हमारे पास में। उसके बाद में देखो यहाँ पे कहानी में नया मोड हो जाता है। नया मोड क्या है कि हमारे पास में एक्सोलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण की अपन को सहायता यहाँ पे लेनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास में डी था उसको हमने एम से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एम की पावर एन, जहाँ पे हमारे पास में डी था ना वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, वहाँ पे अपन ने एम कर देंगे। देख लो आप, ये हमारे पास में इक्वेशन थी, तो यहाँ पे जहाँ पे एन था वहाँ पे अपन क्या, जहाँ पे डी था वहाँ पे अपन एम कर देंगे। तो देख लो ये हमारे पास में जो एम कर दिया ये आ गया, एम की पावर एन, A1 एम की पावर एन माइनस का 1, A2 एम की पावर एन माइनस का 2, डॉट 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 ए एन माइनस का 1 एम प्लस में ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2 ये जो भी अपन ने दे रखा था दे दीजिए आपके हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में M1 M2 M3, ये जो हमारे पास में M1 M2 M3 है हमारे पास में, ये यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे पास में होंगे मूल हैं किसके, ये समीकरण जो 2 आपको दिख रही है इसके क्या है, मूल हैं।
ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं ना जो हल अपन कहते हैं वो इसके हल हैं। अब यहाँ पे देखो आप सभी के मन में एक सवाल भी आया होगा कि सर यहाँ पे m मानने की क्या आवश्यकता थी, यहाँ पे d से काम चल रहा था, सही बात है कि नहीं है, कि यहाँ पे हमारे पास जो m माना है, देखो ये m मान लिया, तो यहाँ पे देखो m की d की जगह m रखा है और कुछ नहीं करा अपन ने। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने d1 d2 d3 इसके मूल भी तो हो सकते थे, लेकिन भैया देखो कुछ नहीं है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने जिसने भी ये खोज करी इसकी, जिसने भी इसका हल निकाला, उसने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली एक्जुअल इक्वेशन मान ली एक मतलब सॉल्यूशन करने के लिए, और इज इक्वल टू उसको जीरो रखने के लिए यहाँ पे जब डी के बराबर रख दिया तो यहाँ पे क्या करा कि वो एफ एम ले लिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ एम बराबर जीरो किया तो थोड़ा बहुत बदलाव लगा आपको, बस इसी के लिए और कुछ नहीं किया, बाकी वो की डिट्टो प्रोसेस है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे जीरो के बराबर इसको पुट कर दिया, इसलिए एक एक्जुअल इक्वेशन मान लिया अपन ने एफ एम बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपन डी के बराबर जीरो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए अपन को एक सहायक समीकरण की आवश्यकता पड़ी और एफ एम बराबर जीरो अपने रख दिया। आगे बात समझ में, ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएंगे आपके। अब बात करते हैं, ये कहानी मैंने आपको यहाँ तक बताई, लेकिन भैया देखो रामायण स्टार्ट हुई, लेकिन राम वनवास गए, तो यहाँ पे आपको पता भी तो होना चाहिए कि अपन किस कारण से यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि हमें स्टार्टिंग क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग लेके चले थे कि सी एफ का मान अपन को निकालना है। किसका मान निकालना है? सी एफ का मान। तो यहाँ पे अपन को अभी तक तो सी एफ का मान मिला ही नहीं, यहाँ पे तो अभी तक अपन ने क्या करा है, सिंपली हमारे पास में जो इक्वेशन थी उसका अपन ने सॉल्यूशन किया और यहाँ पे m1 m2 जो भी है उसको अपन ने हल किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन आगे चलेंगे और अब यहाँ पे अपन केस पढ़ेंगे 2 3 4 5। केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, देखो ध्यान से देखना, जो हमारे पास में m1 m2 m3 mn1 ये हमारे पास जो मूल आए हैं इस समीकरण के, उसके आधार पर सी एफ का अपन को मान मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भैया सभी। तो यहाँ पे आप सभी का ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर होना चाहिए। तो m1 m2 m3 और mn सभी यदि भिन्न भिन्न होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो हमारे पास में सी एफ का जो फॉर्मूला होगा c1 e की पावर में m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। भाई देखो कई बच्चों के तो बाउंसर जा रहा सीधा, बोलो सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं आपको पहले बोल दिया कि समझने की आवश्यकता नहीं है, मत समझो भैया। मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन जब करोगे ना आपको आराम से याद हो जाएगी, अपनी चीज़ें रट जाएंगी। शुरू में अवकल समीकरण में सभी चीज़ें कठिन लगती हैं, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन पर आते हैं कचरा हो जाता है पूरी इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, यदि हमारे पास में m1 m2 m3 का जो मान है यदि भिन्न आता है, डिफरेंट आता है, तो हमारे पास जो सी एफ है उसका जो मान है कैसे निकालेंगे, c1 e की पावर में m1x, c2 e की पावर में m2x, c3 e की पावर में m3। अब देखो इसको याद करने की भी मतलब कहाँ बड़ी बात है, देखो c1 c2 c3 cn, फिर e की पावर में m1x m2x m3x mnx, क्या है बताओ, इसमें सिंपल सा है। उसके बाद में केस हमारे पास बनता है सेकंड, क्या बनता है भैया, केस सेकंड ये बनता है कि हमारे पास जो m1 और m2 यदि बराबर हों तो इस कंडीशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, सी एफ बराबर होगा c1 प्लस में c2x और e की पावर में m1x, तो यहाँ पे दोनों का तो ये लिख दिया, उसके बाद में m3 m4 m5 का आगे अपन कंटिन्यू कर देंगे उसी प्रकार, c3 e की पावर में m3x, मतलब ये हमारा बेस फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद में जो भी इक्वल रहेगा उसको अपन अलग से थोड़ा सा लिख देंगे। चले आगे, अब चलते हैं, थोड़ा सा पेज को पलट देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे, देखो ये अपने पास आ गए केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड क्या कहता है, नहीं थर्ड है अपने पास, केस नंबर थर्ड क्या कहता है, ये m1 m2 m3 का जो मान है वो तीनों का मान यदि इक्वल हो तो फिर क्या करें। अभी आपके मन में जस्ट 2 मिनट पहले ही आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर हमारे पास में यदि तीनों बराबर हो जाएं तो, भाई देखो उसका आंसर आपके पास में आ गया, तुरंत ही आ गया कि हमारे पास तीनों बराबर हो जाएं तो c1 c2 x और c3 x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c1 प्लस में c2x प्लस में c3 x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार 4 बराबर हो जाएं तो आगे आ जाएगा, देखो हमारे पास में, ठीक है। 4 बराबर हो जाएं, इसका नहीं है आगे, अगर आप 4 बराबर हो जाएं तो आप खुद भी सोच सकते हो, यदि हमारे पास m1 m2 m3 m4 4 बराबर हो जाएं, वैसे तो होंगे नहीं लेकिन गलती से बाई चांस हो जाएं तो क्या करोगे आप, यहाँ पे c3 x स्क्वायर है तो वहाँ पे आ जाएगा c4 x क्यूब आ जाएगा। बस सिंपल सा कॉमन सेंस की बातें हैं भैया ये। उसके बाद में तो आगे क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अपन आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अपन इक्वेशन नंबर किसकी बात करते हैं, फोर्थ की। फोर्थ क्या कहता है, यदि हमारे पास में देखो आप में से कई बच्चों के मन में सवाल उठा होगा ये वाला, कि यदि हमारे पास में m1 बराबर m2 हो, मतलब दो आगे के बराबर हो, उसी प्रकार m3 बराबर m4 हो, शुरू के दो बराबर हों, उसके आगे के दो बराबर हों, तो फिर क्या करें, उसके लिए भी भाई हमारे पास में CF का फॉर्मूला है। तो CF बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर यदि दोनों बराबर हैं तो वही C1 प्लस में C2x e की पावर में m1x, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास इन दोनों बराबर हैं तो C3 प्लस में C4x और e की पावर में, अब यहाँ पे मिस्टेक मत करना आप, यहाँ पे भी फिर आप फ्लो में m1x ही लिख दोगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है भैया, बिल्कुल नहीं करनी है गलती आपको। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या करोगे, C1 प्लस में C2x e की पावर में m1x तो आएगा, लेकिन हमारे पास में C3 प्लस में C4x e की पावर में m3x आएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, m3x आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला। अब आते हैं एक मोस्ट फॉर्मूले पर। यदि सहायक समीकरण के जो मूल हैं वो हमारे पास में काल्पनिक हो, तो उसमें आयोटा आए तो फिर क्या करें, तो ये करें भैया, फिर ये करेंगे कि CF बराबर हमारे पास में अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा आए तो e की पावर में अल्फा x a कोस बीटा x प्लस में b साइन बीटा x। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर इसको याद कैसे करें, 4-5 फॉर्मूले तो आपने बता दिए और इसी प्रकार आगे बताते जा रहे हो। तो भैया मैंने आपको ए के बारे में बोल दिया है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने ए के बारे में बता दिया आपको कि यहाँ पे आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपको यहाँ पे इक्वेशन याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। अब उसके आगे अपन बात करते हैं। देखो हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में केस नंबर 5 है। इसमें आपने देखा कि अल्फा का जो मान है प्लस माइनस का आयोटा बीटा है, तो ये हमारे पास में क्या है, मूल काल्पनिक है हमारे पास में। यदि तो उस कंडीशन में CF का फॉर्मूला क्या है, e की पावर में अल्फा x a कोस बीटा x प्लस का b साइन बीटा x, ठीक है। इसी के साथ में देखो इसका ये नीचे है, इसका प्रूफ लिखा हुआ है, अगर आपको मन में बैठे तो पढ़ लेना, आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आप पढ़ लेना। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास जो काल्पनिक मूल है अगर वो पुनरावृत्ति करें, यदि अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा, ठीक है, और उसके बाद में भी अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा आए तो फिर क्या करें, मतलब जितनी भी कंडीशन बनती है ना वो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। लास्ट कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास जो मूल हैं अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा है, यदि हमारे पास में वो क्या करें, अगर पुनरावृत्ति करें तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आता है। कैसा, CF बराबर आता है e की पावर अल्फा x आता है, और हमारे पास में आता है a प्लस में a प्लस में क्या है हमारे पास में, ये है बीटा x, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में कोस बीटा x प्लस में c प्लस में dx है, तो ये हमारे पास में बीटा नहीं है भैया, देखो b है ये, a प्लस में bx कोस बीटा x प्लस में हमारे पास में c प्लस में dx साइन बीटा x, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गए। यानी कि अपन बात करें थोड़ा सा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें आपको याद करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा का जो रोल है वो मात्र केवल आपको यहाँ पे e की पावर में अल्फा x देखने को मिलेगा, उसके अंदर की साइड में हमारे पास में अल्फा देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में सिंपल a प्लस में bx, ठीक है, कोस बीटा x प्लस में c प्लस में dx साइन बीटा x, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने आपको 100 बार बोल दी, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन क्या थी, आपको थोड़ा बहुत अगर आपने ध्यान से सुना हो और समझा हो। और वैसे मैं आपको बताऊं एक बात, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर नोट्स के माध्यम से इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि नोट्स के माध्यम से जो कम समय में अपन इतना शानदार तरीके से समझ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आप जो बच्चा अगर ध्यान से पढ़ रहा होगा बिल्कुल मन लगा के, उसको तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्योंकि देखो भाई टाइम कम है, तो टाइम कम के हिसाब से अपन चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो अपन क्या है कि देखो सारी चीज़ें अपन डिटेल से बता रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से, तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। और फिर आपकी इच्छा भैया, अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं अपन यहाँ पे, तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इसी लेक्चर के ऊपर, मतलब अपन लेक्चर नहीं, अपन इस यूनिट के ऊपर। तो यहाँ पे जब इसको अपन क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है। देखो आप बोलोगे कि सर पहली क्लास में कराता अपन ऐसा कुछ, तो x प्लस में a बराबर 0 है हमारे पास में। अगर आप इसको a को इधर ले जाते हो तो क्या आता है हमारे पास में,
सर ये क्या है, ये क्या बकवास सवाल है ये तो। एक्स को इधर ले जाएंगे हमारे पास तो एक्स बराबर माइनस का आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। ये क्या है कि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ भाई, जिसको अगर a प्लस ए क्या होता है 2a तो ये नहीं आता तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन वो ये कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास में क्या आ गया, इसको उधर ले गए तो हमारे पास में प्लस माइनस का क्या आ जाएगा a, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे देखो तो x बराबर ये क्या आ जाएगा, इधर a स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, यदि हमारे पास इसको अगर अपन हटाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हटा दो और क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का a। क्या इस बात सहमत हो आप? मेरे हिसाब से तो आपको अल्टीमेट तरीके समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद अपन आगे चलते हैं तो हमारे पास में तीसरी कंडीशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब देखो आप में से कई सोच रहे होंगे क्या करवा रहे हैं, बिल्कुल भैया देखो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम क्या करवा रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को यूज करोगे तब याद करोगे भैया, देखो समझ लेते तो काम आता हमारे पास में, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो काम की चीज़ पढ़ा रहे हैं ऐसे तो कोई बकवास तो है नहीं। तो हमारे पास में देखो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ पे x बराबर हमने क्या करा कि इसको ले गए इधर, तो x बराबर क्या जाएगा हमारे पास में, x बराबर आएगा माइनस का आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि माइनस का a स्क्वायर आएगा हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया हमारे पास में अंडर रूट और अंदर क्या आ गया माइनस कॉमन ले लिया और ये a स्क्वायर हमारे पास में आ गया। देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर बाहर आ गया, मतलब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और हमारे पास जो अंडर रूट रहेगा वो माइनस के ऊपर रहेगा हमारे पास में। तो क्या आ गया प्लस माइनस का a अंडर रूट में माइनस का 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास में क्या आ गया, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अंडर रूट माइनस का 1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू होती है। तो आप x बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस का आयोटा a। तो यानी कि आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास में इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखना आप, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि हमारे पास यदि जो मूल होंगे किसके, CF के काल्पनिक होंगे तो उसमें ये मतलब जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी काम आएगी भैया, ठीक है। आगे चले तो आगे चलते हैं हमारे पास में, तो इसी प्रकार फोर्थ कंडीशन हमारे पास में वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। तो यहाँ पे याद करने की आपको आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। आगे चले इक्वेशन नंबर 5 क्या है, वही फॉर्मूला ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, क्या है हमारे पास में ए प्लस का बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस का ए है, वहाँ पे ए प्लस बी का, आपने भैया आपने 8th क्लास में 9th क्लास में फॉर्मूला याद किया होगा तो ए प्लस बी की फॉर्म में याद किया होगा, तो कोई बात नहीं, आपको उस प्रकार याद है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स ले लिया वही बात है, तो आप उसके रूप में लिख सकते हो उसको आराम से। उसी प्रकार यहाँ पे ए क्यू माइनस का बी क्यू फॉर्मूला, तो ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार अपन 7वां फॉर्मूला बनता है अपना एक्स की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4। तो यहाँ पे अपन क्या करा कि हमने यहाँ पे ये किया कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार तोड़कर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, वही किया ना अपन ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में 0 है ही, ठीक है। तो हमारे पास में देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास में प्लस माइनस का ए आएगी, यानी कि हमारे पास में प्लस माइनस का आयोटा ए आएगा। अब आप सभी को पता होगा कि हमारे पास में आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस का 1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास में कितना जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू देखो तो हमारे पास में माइनस का आयोटा आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू देखोगे तो हमारे पास में 1 आएगी, सभी को बताएं, ठीक है। आगे चलें, उसी प्रकार कुछ 2-3 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं क्या है हमारे पास में। देखो ये हमारे पास में आ गया, आगे चलते हैं हमारे पास। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सोलरी इक्वेशन सहायक समीकरण से थोड़ा सा परिचित करवाया था आपको, और मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे जब मूल निकालेंगे ना तो यहाँ पे इस कंडीशन का या इस शब्द का अपन यूज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में यदि इस प्रकार की इक्वेशन आएगी, अभी तो आपको बताना उचित नहीं रहेगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन में एंटर करोगे ना तब आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास में एम क्यूब प्लस में ये 2m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में जो m बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 0 1 2
इनमें से अपन को एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी और सेलेक्ट करके हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि यदि हमारे पास में पूर्णतः भाग चला जाता है तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में m+1 इसका एक क्या है, मूल है। समझ रहे हो बात को? ये बातें आपको अभी ढंग से समझ में नहीं आएगी, मैंने पहले बोल दिया आपको, इसलिए अब जब क्वेश्चन पे आऊँगा ना तब समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद में 10वां इक्वेशन क्या था हमारे पास में, साइन hx है। अब देखो यहाँ पे आपका लेवल गिर जाता है भैया, देखो साइन hx है, यहाँ पे जो h है ना, ये h है हाइपरबोलिक, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन हाइपरबोलिक साइन x। अगर आप स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते थोड़ा सा तो आप क्या करो, यहाँ पे आप शब्द का यूज करो हाइपरबोलिक साइन x, ठीक है। इसका अपन को वैल्यू कितनी है, e की पावर में x माइनस का e की पावर माइनस का x/2, यानी कि जहाँ पे साइन दिखेगा वहाँ पे दोनों तरफ माइनस का चिन्ह आएगा। जहाँ पे कोस आएगा, देखो कोस हाइपरबोलिक कोस x, तो हमारे पास में क्या है, हाइपरबोलिक कोस x इज इक्वल टू ई की पावर में x प्लस में ई की पावर, केवल याद रखो भैया ट्रिक के साथ में याद रखोगे तो भैया ज़िंदगी भर याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। सही बात है कि नहीं है? तो ट्रिक के साथ में याद रखो। तो हमारे पास में जहाँ पे हाइपरबोलिक साइन x आएगा तो वहाँ पे दोनों जगह माइनस आएगा, यानी कि हमारे पास में माइनस ई की पावर में माइनस का x, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, ई की पावर x प्लस में ई की पावर माइनस का x। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में ये कहानी हो गई। उसी के बाद में आगे अपन चलते हैं तो एक आयलर फार्मूला पढ़ते हैं, छोटा सा फार्मूला है और यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं वैसे, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास में ई की पावर में आयोटा थीटा, ये हमारे पास में क्या है, आयलर सूत्र है। तो ई की पावर में आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और जहाँ पे ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास आयोटा है वहाँ पे माइनस कर देंगे, साफ सी बात है। उसके अलावा अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला कोस थीटा का और साइन थीटा का भी आता है, ए की पावर में आयोटा थीटा और प्लस में ए की पावर माइनस का आयोटा थीटा। आपको मैंने ए के बारे में बता दिया है भैया कि जहाँ पे कोस आएगा वहाँ पे केवल एक बार माइनस आएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह बात नहीं कर रहा, कहीं यहाँ पे कहीं और लिंक कर दो इसको। तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास में कोस आएगा वहाँ पे केवल यहाँ पे माइनस आएगा, साइन आएगा, दोनों जगह माइनस आएगा। तो ये वही सारे फॉर्मूले थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं, याद नहीं करवाए हैं अभी मैंने आपको केवल बताए हैं। ठीक है, याद आपको बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको याद करवा दूंगा अपने आप। ठीक है, जब अपन क्वेश्चन में एंटर करेंगे ना तो सारी चीज़ें मैंने आपको जो पीछे बताई हैं आपके दिमाग में केवल वो थोड़ी बहुत एंटर करी हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एंटर कब करेंगी, जब आप यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन में ही जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलें अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भैया, चलें अब तो चलते हैं फटाफट, अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं भैया, तो करें स्टार्ट भैया, चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3A स्टार्ट करते हैं अपन, स्टार्टिंग करते हैं भैया। जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ना वो सभी चीज़ों का अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के अंतर्गत, सभी चीज़ों का। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलें आगे। अब हमारे पास में देखो एक बात मैं आपको सभी को बता देता हूँ एक ही बार में। देखो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है कि बच्चा जब एग्ज़ाम में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, देखो कुछ जाता है। कैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक्सरसाइज जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो भी कंप्लीट कर ली है, 2nd भी और 3rd भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करता है और जब यहाँ उसके पास में पेपर आता है तो जब यूनिट नंबर 1 को जो सोल्व करना स्टार्ट करता है और वहाँ पे क्वेश्चन लिखा आता है, केवल ये क्वेश्चन दे देगा आपको और उसमें लिखा आएगा सोल्व करो, हल करो मात्र, और वहाँ पे आपको लिखा नहीं रहेगा कि किस मेथड से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे फिर बच्चा कन्फ्यूज होता है और फिर उसके दिमाग में ये नहीं आता कि फिर अपन कौन से मेथड से सोल्व करें। सही बात है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है भैया, वह देखो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं भैया। तो इसका सॉल्यूशन एक ही बात है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप कहोगी तो हमें पता है,
प्रैक्टिस से तो सभी हो जाएगा। तो भैया इसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस करनी है आपको। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, थोड़ी सी क्वेश्चन की शक्ल देखते हुए, कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन अपने करा हुआ है और इस मेथड से करा हुआ है। और ध्यान रखना, ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, आपको बताऊं मैं, बच्चों के साथ में अधिकतर प्रॉब्लम होती है ये, कि मतलब उसने प्रैक्टिस कर ली, एक एक क्वेश्चन उसको आता है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन उसको आता है और सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस उसने कर ली, ठीक है, मेथड भी आते हैं, सब आता है उसको। लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, देखो आपके दिमाग में कोई मेथड मतलब आएगा ही नहीं कि इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन की मतलब पहचानने की एक ट्रिक अपने आप बनाओ और उसको समझो कि कैसे होगा। अब देखो ये सवाल आपके पास में आ गया मान लीजिए, अब इसको कैसे पहचानेंगे, आप सभी को थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे थर्ड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें अपन CF की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, ओनली फॉर CF की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो RHS पार्ट है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हमारे पास में 0 है। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि हमारे पास में जो PI का जो मान हो गया वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और PI का मान ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो फिर आप जानते हो इसमें अपन को केवल CF का मान निकालना है। और जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस में अपन PI की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में अपन केवल किसकी वैल्यू निकालेंगे, ओनली फॉर CF की वैल्यू निकालेंगे, PI की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, उसके बाद में अपन पकड़ेंगे रफ्तार और थर्ड एक्सरसाइज को आज ही खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी अपनी है, 100% गारंटी मैंने आपको पहले दे दी है भैया, अल्टीमेट समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चले फटाफट समझते हैं। अब हमारे पास में ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ गया है, इक्वेशन नंबर इसको एक नाम दे दो, और आपको साफ साफ दिख गया यहाँ पे कि हमारे पास में QX का मान 0 है, तो हमारे पास में PI का मान ऑटोमेटिकली 0 हो गया। उसके बाद में अतः समीकरण नंबर 1 का केवल और केवल CF निकलेगा, PI तो यहाँ पे 0 हो गया भैया। तो यहाँ पे हमारे पास में CF के लिए समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, Y को अपन ने कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। अब देखो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस थी, आपको याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि सर ये प्रोसेस तो हमने पढ़ी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हो तो मैंने आपको जो CF जब मैंने निकलवाना आपको स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करी थी, तो वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। अभी तो रुक जाओ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगी, अपने आप लिख दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में Y को कॉमन ले लिया, उसके बाद में 0 कर दिया बराबर में, उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे d/dx था तो वहाँ पे d लिख दिया, और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे माइनस का d लिख दिया, प्लस का 1 आ गया। Y बार कॉमन है, बराबर में 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम जहाँ पे अपने पास d/dx था वहाँ पे d लिख दिया, ये अपन ने पुट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास जो ये फंक्शन किसका आ गया, फंक्शन आ गया d का, तो हमारे पास लिख दिया कि फंक्शन d है, Y बार कॉमन है, बराबर में 0 कर दिया। उसके बाद हमारे पास में क्या करा, FD बराबर, जहाँ पे हमारे पास में FD बराबर क्या है, जहाँ पे हमारे पास में FD बराबर क्या आ गया, d³ माइनस का d² और माइनस का d प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पे फिर अपन को एक ही काम करना पड़ेगा, एक्सुअल इक्वेशन सहायक समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी सहायता ले ली, FM बराबर 0 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में m का मान मतलब जहाँ पे d था वहाँ पे m पुट कर दिया, यानी कि m³ माइनस का m² और माइनस का m प्लस का 1। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा बिल्कुल एकदम, आप जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा ही, बिल्कुल समझना बात को, मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर देंगे इसको आराम से। लेकिन भैया बच्चा जो जहाँ पे जाके फंसता है, इतना काम वो अपने आप बिना अटके कर देगा। और एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर यहाँ तक के मान लीजिए आपको केवल 4 में से आधा नंबर देगा आपको, और जो नंबर देगा ना वो इस पॉइंट के देगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट में ऐसा है क्या, देखो समझो बात को। अब यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के अपन को मूल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि इसका किस प्रकार यहाँ पे m का मान निकाला जाए और m की वैल्यू फाइंड की जाए, उसकी मूल निकाले जाए, उसके घटक निकाले जाएँ। तो कैसे निकालेंगे, बस वही समझने की बात है हमारे पास में, ठीक है। तो चले समझते हैं, देखो भैया, ठीक है, समझना एक एक चीज़ को, एकदम एक एक चीज़ का अपन कारण दे रहे हैं प्रॉपर एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो हमारे पास में इक्वेशन थी, कहते हैं हमारे पास में इक्वेशन, कहते हैं हमारे पास, देखो थोड़ा सा ध्यान से दिखाएंगे आपको, इक्वेशन दिखाएंगे। हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो ये रही,
ये एरिया हमारे पास में क्या है, देखो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ एक बार, देखो 2 मिनट रुको एक बार, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास में, m की पावर है 3, क्या है हमारे पास में m की पावर है 3 माइनस का m² माइनस का m प्लस का 1। तो यहाँ पे आगे जाके अपन ने क्या करा कि इन दोनों में हमने m² कॉमन ले लिया, इन दोनों में, ठीक है, m² कॉमन ले लिया। तो क्या आता है, बस वही अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये किया अपन ने, m² कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या बचा, m माइनस का 1। फिर जो अगली टर्म्स थी उसमें माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, m माइनस का 1। अब इन दोनों में m माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन m माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² और माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो a² माइनस का b² यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये अपन ने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे अब तो क्या दिक्कत है, ये तो पहली क्लास का बच्चा कर देगा यहाँ पे कि m बराबर 1, m बराबर 1 और m बराबर माइनस का 1। ये हमारे पास में m के 3 मान आ चुके हैं। अब 3 मान आ चुके हैं, ये क्या है हमारे पास में, ये है मूल। और आप सभी को मैंने बता दिया था भैया, आराम से बता दिया था कि जहाँ पे हमारे पास में m के जो मान है, यदि दो आपस में बराबर आए, मैंने आपको बताया था ना कि m1 बराबर m2, केस नंबर कौन सा था, सेकंड केस था हमारे पास में। तो वो वहाँ पे जो मैंने आपको CF का फॉर्मूला बताया था, वो ये फॉर्मूला था, आपको याद करो। और याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा आपको। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, C1 प्लस में C2x e की पावर में क्या है, e की पावर में यहाँ पे C1x था यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, e की पावर में ये था। उसके बाद में यहाँ पे C3 डॉट में e की पावर माइनस का, यहाँ पे फॉर्मूला गलत है कि ये बार इसको चेक करते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, यहाँ पे m1 आएगा, यहाँ पे m1x आएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास में m3x, ठीक है। तो ये बस आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अब देखो m1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, m1 की देखो वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, दोनों के लिए काम हो गया एक साथ। उसके बाद में यहाँ पे m3 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया। बस ये आपको काम करना है। तो ये बताइए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है। लेकिन देखो बच्चों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको जोर देकर ये बात बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रत्येक क्वेश्चन के इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि आखिरकार प्रत्येक क्वेश्चन में अपन को m का जो मान है वो किस प्रकार अपन निकाल रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना है। अब देखो कई बच्चों का सवाल यहाँ पे ये रहता है कि सर आपने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, सही बात है कि नहीं है, कॉमन ले लिया, उसके बाद में ये कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, इसको सोल्व करना है, कैसे करना है। तो एक ही बात है इसका, तो रामबाण एक ही है इसका। रामबाण यही है कि भाई देखो चीज़ों को कैच करने की कोशिश करो, पकड़ो और प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपन को कॉमन लेना है। आप देखना अभी 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो फिर आपको लग जाएगा कि हमारे पास में इस क्वेश्चन में अपन को कॉमन लेना है या फिर द्विघात समीकरण लगानी है कि भाग देना है, क्या करना है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। 2 मिनट रुक जाओ बस आप। अब यहाँ पे धुआंधार अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ठीक है, d² अपने पास ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ। इसमें क्या करना है, वही बराबर में 0 है हमारे पास में, पी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ कर लेंगे, y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जो भी करना है सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अपने मेन पॉइंट पर आते हैं जहाँ पे अपन को दिक्कत आती है। देखो मैंने आपको, मेरे हिसाब से यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट जो आता है ना, मेन पॉइंट अपने पास वही है जहाँ पे हम m का जो मान निकालते हैं, हमारे पास में जो मूल निकालते हैं अपन, वहाँ पे दिक्कत आती है मेरे हिसाब से तो बच्चों को। अब देखो यहाँ पे अपन पहुँच चुके, हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास में ये आ गई हमारे पास में। इस पर ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, ये सभी ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान दो। और यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहीं पे आपको दिक्कत आएगी। अब देखो ये इक्वेशन आपको दिख गई, m² प्लस में 2m प्लस का 5। अब ये तो साफ साफ दिख रही है कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कहीं पे होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में m² प्लस में 2m प्लस का 5 है, तो यहाँ पे ये हमारे पास में होल स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 होता तो फिर भी यहाँ पे बनने के चांस रहते। लेकिन फिर भी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे हमारे पास में मतलब ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे द्विघात समीकरण लगा दो भैया, वो अपना फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, a² प्लस में bx प्लस में c। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू रखी, तो m का मान क्या आ गया, देखो माइनस का b प्लस माइनस का अंडर b² माइनस का 4a अपन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 1 प्लस माइनस का 2i, ठीक है, आयोटा आ गया हमारे पास में। तो अब यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था भाई, देखो याद करो भैया, याद करो। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास यदि अल्फा के रूप में यदि हमारे पास वैल्यू आती है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। CA बराबर फॉर्मूला क्या था, e की पावर में अल्फा x a कोस बीटा x प्लस में साइन बीटा x,
ठीक है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला था हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल आपको क्या करना है, अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान -2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास अल्फा बार आएगा ही -1 और यहाँ पे हमारे पास में a कोस बीटा का मान 2 है 2x, b साइन बीटा 2x आ गया। इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो आपको दोनों क्वेश्चनों में सीखने लायक चीज़ क्या मिली कि सीखने लायक चीज़ ये मिली कि हमें यहाँ पे जो दिक्कत आएगी इन क्वेश्चनों में, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, आपको दिक्कत आएगी ओनली फॉर इसके मूल निकालने में, रूट निकालने में। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रत्येक क्वेश्चन में सीखते हुए चलना है और आगे आगे चलते चलते आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले आगे। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस अगले क्वेश्चन में अपन कुछ और भी अच्छा सीखते हैं, मतलब सीखते हैं कि हमारे पास जो m का मान है वो कैसे निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने। तो इस क्वेश्चन में आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास में, आप देखो इसको आराम से, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमारे पास में ये अपन ने काम करा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ तक। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अपन ने m का मान पुट कर देंगे m³ माइनस का 3m² प्लस में 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ तक अपन को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आना स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिख रखा है आपको पहले ही, तो ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझने की आवश्यकता है, तो यहीं पे अपन को समझने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन को ध्यान देखो कि हमारे पास में इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है m³ माइनस का 3m² प्लस में 4 है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो क्या किया था अपन ने, उसमें किया था कि हमने वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेके m का मान निकाल दिया। सेकंड इक्वेशन कहते हैं हमारे पास में द्विघात समीकरण लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, खुद देख सकते हो कि ना तो द्विघात समीकरण लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्यूब हो रहा है। उसके अलावा अपन बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा। देख लो आप यहाँ पे अगर आप m कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा हमारे पास में m-3 बचेगा, तो 3m बचेगा। तो यहाँ पे उसका क्या करेंगे भैया, देखो कॉमन नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास में m की वैल्यू नहीं निकाल रहा। यानी देखो मैं आपको बताऊँ एक बात, जहाँ पे देखो आपको मैं ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप एक पर्सनल मेथड से इसको सोल्व करो, क्योंकि एक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए काफ़ी मेथड हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो मेथड बता रहा हूँ उसके अलावा अगर कोई और दूसरा मेथड भी होता है तो आप सोल्व कर सकते हो। अपन को तो m के मान चाहिए, कैसे भी निकालो भैया, लेकिन सही होने चाहिए भैया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसको। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे अपन को सोल्व कैसे करना है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कुछ कि हमारे पास में यदि इक्वेशन इस प्रकार आएगी तो हमें यहाँ पे रूट मानने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे अपन को जो मूल हैं वो मानने पड़ेंगे। अब कैसे मानने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो रूट मानने पड़ेंगे ना अपन को, वो -2 +1 0 1 2, इन पांचों में से अपन को एक मूल ऐसा मानना पड़ेगा कि जिसको मानने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको अपन जब डिवाइड करेंगे इस फंक्शन से तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि लास्ट में 0 बचना चाहिए। तब जाके तो अपन कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो गया, पूर्णतः मूल हो गया हमारे पास। सही बात है कि नहीं है। जैसे हमारे पास 4 है, 4 में अपन 2 का भाग पूरा चल जाता है, अपन कह सकते हैं कि हमारे पास 2 है, वो 4 का एक मूल है। उसी प्रकार ये इक्वेशन है हमारे पास में। इस इक्वेशन में यदि हम बात करते हैं कि हम 2 लेके चले या 1 या -1 +1 जो भी लेके चले, उसमें अगर हमारे पास पूरा भाग चल जाता है तो अपन कह देंगे इसका मूल हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये 5 है हमारे पास में, अब इन पाँचों में से एक सेलेक्ट करेंगे। भाई देखो हमने गलत सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और उसमें पूरा भाग नहीं गया तो हमारा टाइम तो गया ख़राब, एग्ज़ाम में हमारा टाइम ख़राब हो गया। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें, सिंपल सा काम आपको करना है कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, देखो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे यदि अपन यहाँ पे क्या लेते हैं कि m बराबर -1 लेते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे हो जाएगा कि m+1 लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे अपने पास m² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो m³ प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा m², ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, माइनस का ये क्या आ गया 4m² आ गया, 4m² आ गया। उसके बाद में प्लस का 4 हमारे पास, ऐसे कैसे। उसके बाद में देखो हमारे पास में क्या कर दिया अपन ने कि माइनस का 4m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 4m², ठीक है। और हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का 4m, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4m, और ये 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास में 0,
ठीक है, यानी कि हमारे पास जो m+1 है वो इसका क्या होगा, पूर्णतः मूल हो गया, हमारे पास में क्या हो गया, पूर्णतः मूल हो गया। ठीक है, तो इस कहानी के द्वारा अपने आराम से यहाँ पे कह सकते हैं कि m+1 m² - 4m+4 = 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास जो m+1 इसका घटक है, उसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या बची, देखो m² - 4m+4 बची है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि m² - 4m+4 है। इस इक्वेशन को आप द्विघात समीकरण से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन द्विघात समीकरण को सोल्व वो तो अपना लास्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास में इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने द्विघात वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं वो तो इसका लास्ट ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास में देखो m-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर ये कंडीशन बंदे बना दो, अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं होती है तो सीधे लगाओ, बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हो जाएगा। तो हमारे पास m+1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे m-2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, देखो m+1 था, यहाँ पे अब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और हमारे पास m का मान 2 आएगा, यानी कि 2 आ गया, यानी कि हमारे पास में m के 2 मान समान आ गए, m1 = m2 आ गए। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अब धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। c1 + में c2x e⁻²x प्लस में c3 e⁻⁻x, ठीक है, और समीकरण 1 का हल, और y बराबर हमारे पास c1 + में c2x डॉट e⁻²x प्लस में c3, यानी कि वैल्यू रख दो बस, और क्या करना है, ये तो बस कचरा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में हमने 3 क्वेश्चन करे अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन अभी तक अपन ने इस एक्सरसाइज के करे हैं। अब आपने इन तीनों क्वेश्चनों में ये मान लीजिए जितना मैंने आपको सिखाया है ना वो सारा काम में आ गया, आपको याद हो तो। हमने यहाँ पे सिंपल सबसे पहले मेथड सीखा था CF का, तो वो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में काम आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में जो मूल निकालने का जो मेथड मैंने आपको बताया था। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट सीखने की बात यहाँ पे यही है कि हमें किस प्रकार इस इक्वेशन के मूल निकालने पड़ेंगे। कभी आपको वहाँ पे मूल मानने पड़ेंगे, कभी आपको वहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, कभी यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, ठीक है, कभी यहाँ पे कॉमन से काम चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो हैं सीखने लायक चीज़ें। अगर वो आपने सीख ली और ढंग से कमांड कर लिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आराम से इसकी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं अपन, और आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना काम आसानी से हो जाएगा। उसी प्रकार तीनों क्वेश्चनों में देख सकते हो कि तीनों क्वेश्चन में अपन को तीन चीज़ें सीखने की मिली। एक में कॉमन से काम हो गया, ठीक है, एक में हमारे पास में द्विघात श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, एक में हमें रूट मानने पड़े। तो इन क्वेश्चनों से आपको क्या सीखने को मिला, इन क्वेश्चनों से सीखने को ये मिला कि अपन आराम से अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो भैया ये सब प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है, सब प्रैक्टिस का खेल है। आगे चलें तो देखो 1 घंटे के अंतर्गत देखो 52 मिनट तो हो चुकी हैं। अब हमारे पास में 7-8 मिनट जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, बता देता हूँ। उसके अलावा जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप देखोगे ना, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे नोट्स के माध्यम से, तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक भी। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, जो बच्चे के क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगला जो अपनी क्लास लगाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें क्या करेंगे अपन आगे चल के PI वाले, हमारे पास हम CF वाले जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। और जो PI अब आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो प्रत्येक में 0 आ रही है वैल्यू, यानी कि हमारे पास इसी क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पे हमारे पास में PI की वैल्यू आई नहीं, 0 आ रही है। तो अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें अपन PI की वैल्यू को भी निकालना सीखेंगे, मतलब PI की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, यानी कि PI वैल्यू निकालेंगे और CF की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y बराबर हमारे पास में CF और प्लस में PI दोनों की वैल्यू अपन निकालेंगे और दोनों की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम करेंगे। तो समझ लेते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में। इस क्वेश्चन में वही अपन को चलना कहाँ पे, चलना तो वही है मुद्दे की बात पे, यानी कि हमें वही मूल निकालने पड़ेंगे अपन को, मतलब अपन को जहाँ पे मूल निकालेंगे वहीं पे। देखो हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गई, m³ - 13m + 12। अब देखो यहाँ पे ना तो द्विघात समीकरण लग रहा, वो तो क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो साफ साफ वो तो नहीं लग रहा। उसके बाद आप कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, देखो m - 13, क्या करोगे इसका कॉमन ले, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में आप देख लो यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास में कि अपन को मूल मानने ही पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठता है कि यहाँ पे सर -2 माने, ये -1 0 या 1 या 2। तो यहाँ पे आप क्या करना है, देखो इस कंडीशन में आपको m बराबर 1 मानते हो, यानी कि m बराबर, अधिकतर आप देखोगे ना तो आपको m-1 से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन फिर वो आपको, वो तो वही बात है, आपको चेक करना, रख के चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में देख लो यहाँ पे, अब देखो वैसे तो अगर बात करें, अगर आप इस पूरे को भी रख के चेक करते हो ना, वैसे 2-3 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे m-1 उठाया। तो यहाँ पे देखो आप इसको सोल्व करोगे तो इस प्रकार हमारे पास 0 आ गया, तो यानी कि ये इसका मूल हो गया। तो m- आ गया, m² प्लस का m - 12 आ गया।
ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, इसका मूल हो गया। तो ये हमारे पास में इसको आगे सोल्व करेंगे। फिर आगे तो कचरा है भैया, कचरा है कुछ नहीं है, क्या है, कचरा है, यानी कि ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, ये y बराबर आ गई इस प्रकार। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वो आपको होमवर्क दिए गए, आप उनको कर लेना। अब आते हैं कुछ स्पेशल सवाल, आगे चलते हैं अपन। स्पेशल सवाल मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी के सवाल, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास में डी क्यू प्लस में 3d² प्लस में 3d प्लस का 1 y बराबर 0। अब यहाँ पे तो आपको हलवा बनाया दे दिया, आपको बस खाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आगे जो काम है वो आपको डी में बनाया दे दिया। अब हमें क्या करना है, आपको सिंपल आपको ये करना है कि यहाँ पे m रखना है और m रख के वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये हमारे पास में क्या बन गया, m³ प्लस में 3m² प्लस में 3m प्लस में 1 है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म अगर गायब होती तो हमारे पास में क्यूब नहीं बनता, लेकिन हमारे पास में ये टर्म गायब नहीं है, तो हमारे पास में क्या बन गया, m+1 का क्यूब बन गया। अब देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए ये हमारे पास में आपके क्लिक नहीं हुआ कि m+1 का ये हमारे पास में क्यूब है, तो फिर वही बात आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारे पास में इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को मतलब मूल मानने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में 2, 1, 0, 1, 2 से आपको रख के चेक करना पड़ेगा, और फिर रख के चेक करना पड़ेगा वो 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। इसलिए क्या करो कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, साथ के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फिर आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर कोई सा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यही फिर हमारे पास में वही कि क्यूब बन गया, तो क्यूब बन गया m-1 और देखो यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है और फिर बच्चे कन्फ्यूज, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गए, तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस सबकी करनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अपन जो रह गए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है d+2, ठीक है, d-1 का क्यूब y बराबर में 0 है। अब यहाँ पे क्या करना है, वही अपन को मतलब अपन को m रखना है भैया। m रखने के बाद में अपन को जो मूल है उन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो m का मान को आपको बनाया दे दिया, m बराबर क्या है हमारे पास -2 और m-1 यानी कि m के 1, 2, 3 आ गए। अब यहाँ पे देखो आपको CF का फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखो हमारे पास में 3 वैल्यू समान आ गई, तो फर्स्ट को तो लिख दो कि C1 e की पावर माइनस का, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास m1 का मान कितना है -2, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। उसके बाद में 1, 2, 3 ये तीनों सेम है, तो देखो C2, C3x, C4 का x² और e की पावर में हमारे पास में क्या आ जाएगा m1 यानी m2x, तो हमारे पास m2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, उसके आगे अपन कोई ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन मोस्ट बता रहे हैं भैया। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट हमारे पास में। देखो यहाँ पे d4 प्लस में 8 d² प्लस में 16 y = 0। तो वही अपन मुद्दे के पास चलते हैं जहाँ पे हमें m का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास m4 प्लस में 8m² प्लस में 16 है। अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि हमारे पास में m² प्लस में 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया, तो हमारे पास में ये बन गया। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने m² प्लस 4 का स्क्वायर बन गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि हमारे पास में m² प्लस 4 और m² प्लस 4 मतलब दोनों को, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में इसको मैंने क्या लिख दिया कि हमारे पास में इसको m² प्लस 4 m² प्लस 4 यानी कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे इसको टुकड़े में तोड़ दिया। अब ये देखो कितना स्टेप सिंपल हो गया, लेकिन यदि आपको ये पता नहीं होता कि हमारे पास में स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर को अपन टुकड़ों में तोड़कर m के मान प्लस माइनस का 2 आइटा प्लस 1 2 आइटा आ जाएगा, तो फिर आप तो फैते रहो, पछते रहो, इसमें आपको नहीं आएगा आंसर। इसलिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का खेल है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, और फिर आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे ये करना है अपन को। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस ही करनी है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहना अब तो क्या हो गया, अब तो सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अपन, कैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास में दोनों रूट चेंज हो गए, और मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था जहाँ पे हमारे पास में अल्फा प्लस में आयोटा बीटा अगर आपस में चेंज होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, e की पावर में अल्फा एक्स a प्लस में bx कोस बीटा एक्स प्लस में c प्लस dx साइन बीटा एक्स। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 2i। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाएगा, अल्फा का मान तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है, सिंपल बीटा का मान है, तो e की पावर में 0x, और हमारे पास में जहाँ पे देखो ये रहा बीटा का मान 2x, तो यहाँ पे रख दिया वैल्यू, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सारे कचरा सवाल हैं, कहने का मतलब ये सवाल है कि कचरा सवाल है,
और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे इन सवालों में है क्या बताओ, ये तो एक सिंपल सा कह सकते हैं बेस है, ये क्या कह सकते हैं बेस है। अब देखना आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप कर लेना आपके हिसाब से, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी, आगे बात समझ में। तो जहाँ पे आपको दिक्कत आए बता देना आप, और फिर अपन आगे चलते हैं और पीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स के माध्यम से मैं बता दूंगा और नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो आप देख लेना, जिसमें दिक्कत आए वो आप कमेंट कर देना, जिसमें दिक्कत आ रही है तो आपको बता देंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में अपन ने पूरा CF वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया अपन ने, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन में जब अपन आएंगे अगले लेक्चर में तो वहाँ पे अपन CF के साथ साथ में PI भी निकालना सीखेंगे। जिस प्रकार अपन ने CF के फॉर्मूले पढ़े उसी प्रकार अपन PI के फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपन।